हाँ, नमोकार मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। आप सब मेरे साथ नमोकार महामंत्र का पाठ करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनाशनो, मंगलानंच सव्यसी परमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं अपने गुरु और गुरु मंडला का धन्यवाद करूंगी। उनके तरफ अपनी ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करूंगी कि उन्होंने ये गाइडेंस दी, ये ज्ञान दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपसे अपने अनुभव शेयर कर सकूं। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आज हम जो भी इस सेशन में सुने वो सब आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव वे में बदलाव ला सके। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये टॉपिक क्यों, माई माइंड माई सुपर पावर। आप ये बताएं कि जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं मार्केट में तो कैसे खरीदते हैं मोबाइल? आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसके पहले उसका कुछ रिव्यू पढ़ते होंगे कि इतनी सारी हैंडसेट्स है मार्केट में, कौन सी अच्छी है, कौन सा मॉडल अच्छा है, किसका फीचर्स आपको सूट कर रहा है, कौन सा आपके बजट में है। ये सारी चीजों का पर आप सब अपना चेकिंग करने के बाद में परचेज करते हैं और घर लाके उसको ऐसे रख रख देते हैं क्या कि आप उसके मैनुअल को उठा के देखते हैं, उसके सारे फीचर्स को इंस्टॉल करते हैं और उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। तो जब हम एक मोबाइल के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य नहीं है कि परम पिता परमेश्वर हमारे जिनेंद्र भगवान ने हमें इतना अच्छा जो शरीर दिया, जो हमें ये काया दी, उसका भी हम इस तरह से संशोधन करें, हम समझे कि उसके जो पर्पस है वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें क्या प्रोग्रामिंग लोड की हुई है, उसका मैनुअल हम पढ़ें, हम जाने कि हम किस काम के लिए बने हैं और हम अपने पर्पस को किस तरह से पूरा कर सकें। तो आज का टॉपिक इसी उद्देश्य के साथ है कि हम अपने आप को थोड़ा और बेहतर पहचाने, ताकि हमारे अंदर जो अनेकानेक शक्तियां भगवान ने भर के भेजी है उसको हम इंस्टॉल कर सके और उसकी प्रोग्रामिंग का अपने जीवन में पूरा लाभ ले सके। आपको हिस्ट्री की एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगी। 1954 की बात है। एथलीट जगत में एक हंगामा हो गया था। क्या हंगामा हुआ? 6 मई 1954 के पहले इस तरह का अनुभव था कि एक इंसान 4 मिनट, 4 माइल 1 मिनट में पूरा, 1 सेकंड में पूरा नहीं कर सकता। लेकिन और इस पर बहुत शोध हुआ और सबने ये पाया कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो फिजियोलॉजी है, वो उसके लिए बना ही नहीं है, हम शायद ये काम कर ही नहीं सकते। तभी एक सज्जन आए, रॉजर बैनिस्टर, और उन्होंने इस मिथ को ब्रेक कर दिया। उन्होंने ब्रेक किया, ये इतना बड़ा आश्चर्य नहीं था, लेकिन उनके ब्रेक करने के बाद में अनेकानेक एथलीट आए जिन्होंने इस मिथ को वापस से ब्रेक किया। तो क्या कारण था इस सोच को ब्रेक करने का? कुछ चेंज हुई एनवायरनमेंट में, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जिससे सारे चेंजेस हुए? एक और इतिहास में इसी तरह की घटना हुई 1970 में। 1970 में वेट लिफ्टिंग की जगत में इस तरह की भावना थी कि 500 पाउंड के ऊपर हम उठा नहीं सकते। तभी एक रशियन वेटलिफ्टर आए और उन्होंने 501 पाउंड अपने सर पर उठा दिया। और जैसे ही उन्होंने उठाया, फिर से वही हुआ। उन्होंने तो वो बैरियर को ब्रेक किया, बट उनके साथ अनेकानेक ऐसे वेटलिफ्टर्स आ गए जिन्होंने वापस से बैरियर को ब्रेक किया। तो ये जो इंसिडेंट्स हुए हिस्ट्री में, ये क्या प्रूफ करते हैं? हमारी कोई फिजियोलॉजी में चेंज आया,
हमारे शरीर में चेंज आया? क्या चेंज आया? जो हमारा टॉपिक है वही बात है, चेंज आया हमारे माइंड में। क्या बदला? हमारा माइंड बदला। हमने अपने माइंड में जो एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ डाल के रखी थी कि हम इतने समय में इतना नहीं दौड़ सकते, हम इससे ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, एक इंसान ने आके उस बिलीफ को ब्रेक किया, और जैसे ही वो बिलीफ ब्रेक हुई, एक लाइन लग गई लोगों की जिन्होंने वापस से अपनी क्षमता से इस बिलीफ को ब्रेक किया। तो शरीर में कुछ बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ हमारे माइंड में। तो ये माइंड है क्या? क्या है ये माइंड? माइंड है हमारा मन। माइंड हमारा मन है। और कहाँ रहता है ये मन? ये मन कहाँ रहता है? ये मन हमारे ब्रेन में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। कहाँ रहता है ये मन? ये मन रहता है हमारे 5 शरीरों में। आप जो इस हाड़ मांस का शरीर देख रहे हैं, हमारा शरीर सिर्फ इससे लिमिटेड नहीं है। ये तो हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश, जो हमारी सबसे कमजोर बॉडी है। ये बाकी 4 बॉडी के सहयोग के बिना कुछ भी काम करने में सक्षम नहीं है। इससे ज्यादा ताकतवर है प्राणमय कोश, जो आप पीले रंग में देख रहे हैं। ये है हमारा एनर्जी बॉडी। इसमें प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। हम जो जीवित हैं, हम ऑक्सीजन या श्वास से जीवित नहीं है। श्वास के अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है, हम उसके कारण जीवित हैं। और यही प्राण शक्ति जब हमारे अन्नमय कोश को मिलती है तो उसका पोषण होता है। प्राणमय कोश के से भी ज्यादा ताकतवर आ गया हमारे हरे रंग में जो है, वो है मनोमय कोश। यही है हमारी माइंड बॉडी, जिसको आज हम समझने वाले हैं। ये माइंड बॉडी है सीट ऑफ थॉट्स एंड इमोशन। ये एक इमोशनल बॉडी है। यहाँ से सारी सोच का संचार होता है। हमारा शरीर जो काम करता है या करना चाहता है, वह सब हमारा माइंड ही करवाता है। लेकिन ये जो माइंड है, ये माइंड कैसा है? ये माइंड बना है हमारे आउटर लेयर में, हमारे थॉट्स, इमोशंस, इमेजेस और परसेप्शन से। हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, और जिस तरह का एक हमने एक इमेज क्रिएट किया है अपने आप से इस दुनिया का, वो उससे बना है इसका आउटर लेयर। और डीप इनसाइड हमारे संस्कार हैं, जो हमारे बिलीव्स, हमारी ओपिनियंस, हमारे अजम्पशन से बने हैं, जो हमारे संचित कर्मों की देन है। जो हमने इतनी 84 लाख योनि का जो इतना जन्म लिया है, उसमें हमने जितने भी कर्म संचित किए हैं, ये संस्कार उसी से ही बने हैं। तो हमारा जो माइंड बॉडी है, वो अत्यंत ही पावरफुल है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। आज हम वही सब जानेंगे। और लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है कि वो दुनिया को अपनी नजरिए से देखता है, दृष्टा भाव से नहीं देखता। उसे जो सही लगता है, उसके जो संस्कार हैं, वो अपने संस्कार में बंध के ही इस दुनिया को देखता है। तो इससे भी पावरफुल बॉडी आ गई है हमारे, जो नीले रंग में है, ब्लू कलर में, वो है ज्ञानमय कोश। ये बॉडी है हमारे इंट्यूशन की, हमारे विजडम की। ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान इसी बॉडी में समाहित है। यही वो बॉडी है जो एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही हम कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जितने भी योगी हैं, हम बहुत योगियों से मिलते हैं जिनको वर्तमान, भूत, भविष्य सबका ज्ञान होता है। वे त्रिकालदर्शी होते हैं। हमारे ही आचार्य है विद्यासागर जी महाराज, तुलसी जी, महाप्रज्ञा जी थे, सब त्रिकालदर्शी थे। सबको आगम निगम सबका ज्ञान था, वो सब समझते थे। क्लेयरवॉयंस फैकल्टीज थी, अमेजिंग हीलिंग पावर्स थे। क्यों थे और हैं ये सारे हीलिंग पावर सारे सिद्ध में? क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञानमय कोश को एक्टिवेट कर लिया है, उसके विजडम को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और इसके ऊपर आता है हमारा जो पर्पल में है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो जिसको प्राप्त करने के लिए हमने ये जीवन लिया है, वो है आनंदमय कोश।
तो हमारी जो जर्नी है वो अन्नमय से आनंदमय की तरफ बढ़ने की है। और आज जो इसके बीच का जो सूत्र है मनोमय कोश, आज हम फोकस उस पर करेंगे कि कैसे अपने मनोमय कोश का हम विस्तार कर सके, उसके पावर को हम संपूर्ण रूप से टैप कर सके। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज दिखती है कि हम कई बार हाथी को देखते हैं, जाते हैं हम सर्कस में और भी कई जगह में, और हम बड़े विशाल हाथी को देखते हैं और हम क्या पाते हैं कि वो हाथी एक बहुत ही पतली सी जंजीर से बंधा हुआ है। क्या कारण है कि इतना विशाल हाथी जो ऐसी अनेकानेक जंजीरों को तोड़ दे, वो इतनी पतली सी जंजीर से बंधा हुआ है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि जब वो हाथी जब वो हाथी छोटा था तो हमने उसे इसी जंजीर से बांध के रखा था। उस समय ये हाथी छोटा था लेकिन वो जंजीर बहुत तगड़ी थी। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता गया, उसमें पावर आता गया, लेकिन बचपन की जो उसकी मेमोरी थी वो उसके मन में एक सत्य बन के रह गई। और मेमोरी क्या थी? उसने उस जंजीर को बहुत तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और जब वो असफल रहा तो उसने क्या किया? उसने अपने मन में बात ठान ली कि मैं इस जंजीर को तोड़ने में असफल हूं। ये जंजीर मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उसने इस मिथ्या को अपने जीवन का एक कड़वा सत्य मान के अपने मन में उस बात को बैठा ली। और जब वो बड़ा हो गया तो यह सत्य उसके मन में इतना गहरा बैठा रहा कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। अगर शायद वो थोड़ा बहुत हिलता डुलता, अपने सूंड को ही थोड़ा हिला देता तो वो जंजीर टूट जाती, बट उसने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की। तो हम इस हाथी से कोई डिफरेंट नहीं है। इस तरह के अनेकानेक कड़वे सत्य जो शायद आज के परिप्रेक्ष्य में वैलिड ही ना हो, जब हुए थे तब उनकी वैलिडिटी होंगी, तब वो करेक्ट होंगे, बट आज उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। और अगर है भी तो हम चेंज करने में उसे सक्षम है, बट हम करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमने अपने अंदर उस बात को इंटरनलाइज कर लिया है। तो क्यों किया है इंटरनलाइज? आइए हम थोड़ा उसे समझते हैं। हमारा जो माइंड है वो दो भाग में विभाजित है। एक है कॉन्शियस माइंड जो है चेतन मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, उसे कहते हैं अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड ऐसे तो जैसा आप देख सक रहे हैं सिर्फ 10% ऑफ माइंड पावर है, शक्ति उसका प्रेजेंस कम है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारा लॉजिकल माइंड है, रैशनल माइंड है, वो डिसीजन मेकिंग पावर्स रखता है, वो चॉइस करने की पावर्स रखता है, वो सब कमांड करता है। ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं अपने पांचों सेंसेस के द्वारा वो उसको अपने अंदर लेता है, लेकर वो उसके ऊपर में शोध करता है और एक डिसीजन मेकिंग अपनी फैकल्टी से वो कुछ निष्कर्ष पे आता है। और जैसे ही वो निष्कर्ष बनाता है वो उसे एक सत्य का लेबल चिपका देता है उसके ऊपर में, और इस प्रोग्रामिंग को डाल देता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड का काम है सिर्फ और सिर्फ जो बात कॉन्शियस माइंड ने, जो प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड ने की है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना। कॉन्शियस माइंड एक मास्टर है और सबकॉन्शियस माइंड उसका सर्वेंट है, और बहुत ही पक्का सर्वेंट है, बहुत ही मेहनती सर्वेंट है। वह अपने बॉस की बात को बहुत पक्के से निभाता है। जैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग उसके अंदर फीड की जाती है वो उसके बारे में चिंतन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। उसके अंदर उसका जो टेप रिकॉर्डर है वो बचता जाता है, और तब तक बचता जाता है जब तक वो उसके अपने अंदर इंटरनलाइज न कर ले और उसे एक सत्य की पदवी ना दे दे। तो हाथी के साथ क्या हुआ? हाथी जब छोटा था उसके कॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जंजीर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
मैं उससे कमजोर हूं, और उसने ये सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे दिया, और सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात की प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट कर ली कि ये जंजीर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। हाथी बड़ा होता गया, लेकिन प्रोग्रामिंग वही की वही रही, और इस कारण हाथी अब विशालकाय हो गया है, लेकिन वो उतनी पतली सी जंजीर के वश में अभी भी रह रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इलॉजिकल माइंड है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वह सिर्फ कॉन्शियस माइंड के डिसीजंस को, उसके प्रोग्रामिंग को ओबे करता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई बात फीड होनी है तो उसका लैंग्वेज है इमोशंस का। सबकॉन्शियस माइंड का वही बात समझता है जो हाई पावर्ड इमोशन के साथ हो। सपोज मैं ऐसा कहूं कि मैं बहुत हेल्दी हूं, मुझे अपने हेल्थ के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालूंगी कि भाई मुझे कुछ अच्छे आचरण का फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में, और मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और वहीं एक और पैरेलल प्रोग्रामिंग मेरे माइंड में चल रही है कि सुबह मुझसे उठा जाता नहीं है, और उठूंगी तो तबीयत खराब हो जाएगा। अब जो पहली बात थी कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो मेरे किसी गुरु ने बताया था, उनकी बात का आदर रखने के लिए मैंने मन में जस्ट हल्के से सोच लिया कि चलो ट्राई करूंगी। बट जो दूसरी बात थी कि अगर उठूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वो मेरा जो अन्नमय कोश है जो आराम चाहता है, ये उसकी आवाज थी, और उसका इमोशंस पहले वाली बात से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो अब आप बताएं कि कौन सी बात सिद्ध होगी सबकॉन्शियस माइंड में? नेचुरली वही बात जिसका इमोशंस बहुत बहुत हाई है। जो बात बहुत हाई इमोशंस के साथ में सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है, वही वहां पर फिट होता है। जिस बात को हम उतने इमोशंस के साथ नहीं डालते हैं, उतनी फीलिंग्स नहीं डालते हैं, उतने भाव नहीं डालते, उसे सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर इंटरनलाइज नहीं करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सबकॉन्शियस माइंड की ये है कि चाहे नेगेटिव बात हो चाहे पॉजिटिव हो, जिस बात में हमारा भाव प्रबल रहेगा वह उसी बात को एक्सेप्ट करेगा। और वो हमारी क्रिएशन ऑफ माइंड और ट्रुथ के बीच के डिफरेंस को नहीं समझता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ने जो कहा वो उसे फेस वैल्यू पे लेता है, उसे लगता है वही सच है, वो इस बात को चेक करने नहीं जाता कि ये सच है कि झूठ है। वो इलॉजिकल है सबकॉन्शियस माइंड, वो उसी बात को एक्सेप्ट करता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड ने हमारे अंदर डाल दी है। यही कारण है कि प्लेसिबो इफेक्ट और हाइपोकॉन्ड्रिया, ये दोनों मेडिकल जगत में भी बहुत पावरफुल होके रखी है। कई बार हम देखते हैं कोई इंसान बीमार हुआ है, इसमें बहुत शोध की हुआ है कि कई इंसान बीमार हुए हैं और उनकी तबीयत ठीक होनी है, डॉक्टर ने उन्हें ये कह दिया कि मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, और उन्हें दवा नहीं दी, कुछ मीठी गोली पकड़ा दी। बट उस पेशेंट ने इस फीलिंग से खाई कि मैं तो दवा खा रहा हूँ और कुछ बहुत बड़े डॉक्टर ने मुझे दी है, मैं तो ठीक होके रहूंगा, और वो ठीक हो जाता है। तो किसने किया ठीक, दवा ने कि उसके मन ने? नेचुरली उसके मन ने, उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ने, कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इनकी दवा मेरे ऊपर काम करने वाली है और मैं ठीक होके रहूंगा। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल जगत में। और इसी का ऑपोजिट है हाइपोकॉन्ड्रिया। उसमें क्या होता है, मेरे जितने भी मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं, मेरे परदादा हैं, सब डायबिटीज के शिकार थे, तो पक्का मुझे डायबिटीज होना ही होना है, मैं बीमार जरूर पड़ूंगा। इस तरह के भाव हमारे अंदर में आ जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे भाव घर कर लेते हैं, और जैसे ही वो घर करते हैं, हम जितने भी स्वस्थ क्यों ना हो, बीमारी को हम अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। इसलिए कहते हैं 85% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। हमारे मन से हमारी शरीर में आई है, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था हमारे मन में, और ये मन से वो शरीर में फीड हो गया। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रुथ और
क्रिएशन ऑफ माइंड के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम। और तीसरा चीज जो सबकॉन्शियस माइंड जिस तरह से बिहेव करता है वो है, अच्छा आपसे पूछना चाहूंगी बात, अगर मैं आपको कहूं ब्लू जिराफ तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आया? कुछ चित्र आया आपके दिमाग में कि कुछ लिख के आया? नीला, ब्लू ऐसे कुछ वर्ड्स लिख के आए कि एक चित्र आया जिराफ का जो ब्लू कलर का था? यस, चित्र आया जिराफ का जो ब्लू कलर का है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड विजुअल्स और इमेजेस के हिसाब से स्टोर करता है, वो वर्ड्स में स्टोर नहीं करता, उसका स्टोरेज का फॉर्मेट है विजुअल्स एंड इमेजेस। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड था जो इलॉजिकल है, इरेशनल है, वो एक बहुत फेथफुल सर्वेंट है कॉन्शियस माइंड का, जो इमोशंस को बहुत पावर देता है, सारे जो इमोशनल चीजें होती उसी को एक्सेप्ट करता है, ट्रुथ और क्रिएशन ऑफ माइंड के बीच के डिफरेंस को नहीं पहचानता, और सारी स्टोरेज एक विजुअल फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में करता है अपने अंदर। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम ये सारी बातों का थोड़े समय में सीखेंगे कि कैसे हम अपने बेनिफिट में इसको लेके आए। हम सबकॉन्शियस माइंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो लिमिटेशंस है, उसी को हम अपने फायदे में लेंगे और उसके पावर को, जो 90% ऑफ द माइंड का जो पावर सबकॉन्शियस माइंड में है, हम उसके पावर को पूरा टैप कर सके। एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी। अमेरिका में एक फैक्ट्री है जहां पे बहुत बड़ा रेफ्रिजरेशन यूनिट था। एक वर्कर है जो रोज शाम को वहां पे क्लीनिंग करके फिर घर जाता था। एक दिन वो क्लीनिंग करने के लिए घुसा एंड बाय मिस्टेक वो रेफ्रिजरेशन यूनिट लॉक हो गया। अगले दिन जब वो यूनिट खुला तो वहां पर वो वर्कर डेड पाया गया। लेकिन जब सब चेकिंग हुई तो पता चला ये यूनिट तो ऑफ ही था, इसके अंदर कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, इसके टेम्परेचर में भी कोई डिफरेंस नहीं था, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं था जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। फिर ये कैसे मरा? आप बता सकते हैं वो कैसे मरा? उस वर्कर को ये पता था कि रेफ्रिजरेशन यूनिट जो है वो हमेशा ऑन रहता है, और ऑन कंडीशन में उसकी जो टेम्परेचर है वो -10 -20 जितनी होती है, जो उसकी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे वो उसमें लॉक हुआ, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। उसका सबकॉन्शियस माइंड मैसेजेस देने लगा कि अरे ये यूनिट तो बहुत ठंडा है, इसमें तो तुम जिंदा रह नहीं सकते हो, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, लगता नहीं है तुम मॉर्निंग तक जिंदा रह सकोगे। यही सोच नॉन स्टॉप उसके दिमाग में चलती गई, उसके सबकॉन्शियस माइंड में टेप रिकॉर्डर की तरह चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, तब तक चलती गई जब तक उसके शरीर ने भी इस बात को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर लिया, और इसी सोच ने उसे मार दिया। जबकि वो रेफ्रिजरेशन यूनिट ऑन ही नहीं था, मरने का कोई कारण ही नहीं था। तो मरा लो टेम्परेचर से नहीं, मरा वो अपनी पावर ऑफ माइंड से। तो कॉन्शियस माइंड जो 10% है, वह हमें क्या देता है? विल पावर देता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी देता है, लॉजिकल थिंकिंग देता है, क्रिटिकल थिंकिंग देता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो ऑलमोस्ट 90% पावर है जिसके पास, वो बिलीव्स, इमोशंस, हैबिट्स, वैल्यूज, रिएक्शंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ये सारे हमारे जो माइंड के कार्य है उसको करने में लगा रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा माइंड का डिफरेंट डायमेंशंस क्या है। सबसे पहले आती है बुद्धि। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट क्या करता है? इंटेलेक्चुअल्स क्या करते हैं? क्या करते हैं इंटेलेक्चुअल्स? वो करते हैं तर्क। वो हर चीज में लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं। लॉजिक यानी दो रास्ते, दो मार्ग। तो बुद्धि हमेशा चीड़-फाड़ करने में लगी रहती है, वो हमेशा दो मार्ग निकालने में लगी रहती है, यस या नो, ऐसा या वैसा। और तब तक
डाइसेक्ट करती रहती है, चीड़फाड़ करती रहती है, जब तक वो उसके एंड तक पहुंच न जाए। और एंड तो आता ही नहीं है। हम शरीर को डाइसेक्ट करेंगे, ऑर्गन्स निकलेंगे, ऑर्गन्स करेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स करेंगे एटम्स, एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बैक, बहुत ये शोध तो चलता ही जाता है। लेकिन ये शोध हमारे लाइफ के हर एंगल पर कारगर है कि नहीं है? ये वैलिड हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स पे तो है, मटेरियल एस्पेक्ट्स पर तो है, बट लाइफ इज मच मोर देन दैट। उसमें इमोशंस है, साइकोलॉजी है, ब्यूटी है, क्या उस पर ये वैलिड है? नहीं। तो बुद्धि एक लेवल तक, इंटेलेक्ट एक लेवल तक काम करता है, बट उसके बियॉन्ड वो नहीं कर पाता, उसकी लिमिटेशंस होती है। इंटेलेक्ट एक नाइफ की तरह है, और नाइफ का काम है चीड़फाड़ करना। अगर हम उस नाइफ से कोशिश करेंगे कि हम कुछ स्टिचिंग का काम करें, तो पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम जब बुद्धि द्वारा कुछ लॉजिकल, फिजिकल, मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ के बारे में डील करते हैं, तो वो वैलिड आता है। लेकिन जब हम साइकोलॉजी, हम इमोशंस, रिलेशंस, हम इन सारी बातों के ऊपर अगर उसको लगाना चाहते हैं, तो हम वहां पर फेल हो जाते हैं। अब माइंड का जो दूसरा डायमेंशन है, वो है अहंकार। क्या है अहंकार? अहंकार है हमारी आइडेंटिटी, हम जिससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं। सबसे पहला एसोसिएशन तो हो गया हमारा हमारी बॉडी के साथ में। फिर एसोसिएशन किसके साथ हुआ? हमारे परिवार के साथ, हमारे रिलीजन के साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारे देश के साथ। हम जिन जिन चीजों के साथ, ग्रुप्स के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, हम उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते जाते हैं। और ये सारे एसोसिएशंस बने कैसे हैं? ये सारी कंडीशनिंग आई कहां से है? ये सारी कंडीशनिंग हुई है हमारे इस जन्म के जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे। उसके बियॉन्ड जाएं तो हम जब माँ के गर्भ में थे, उस समय भी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हुए, तो उनसे भी आए हैं। प्लस जो हम 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, इतने सारे जन्म हम लिए हैं, तो हर जन्म में हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को बटोरा है, उनसे आए हैं। तो बेसिकली ये जो अहंकार है, ये फंक्शन किसका है? हमारे संचित कर्म का। हमारे कर्म ही इसको कंडीशनिंग देते हैं, इसे बनाते हैं। तो क्या मेरा जो अहंकार है वो आपके साथ कॉमन होगा? बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान अपनी कंडीशनिंग, अपना एसोसिएशन, अपनी आइडेंटिटी, अपना अहंकार लेके आया है। सबका अलग ड्रामा है, सबकी अलग सोच है, सबका अलग एसोसिएशन है। हम एक को दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकते। और ये जो अहंकार है, ये डेटा प्रोवाइड करता है किसको? बुद्धि को। बुद्धि जो काम करती है वो अहंकार के ऊपर ही काम करती है, और ये अहंकार बुद्धि को कंडीशन कर देता है, उसको प्रेजुडिस कर देता है, उसे बायस कर देता है, ट्रुथ पे कलर लगा देता है। क्या चीज का कलर? अपनी कंडीशनिंग का कलर। जो मेरे संचित कर्म थे, उससे मेरी जो कंडीशनिंग हुई, मैं दुनिया को उसी नजरों से देखती हूँ, मुझे दुनिया वैसी ही दिखती है। अगर मेरी कंडीशनिंग लाल रंग की है तो मुझे लाल दिखेगी, आपकी अगर नीले रंग की है तो आपको नीला दिखेगा। गलती किसी की नहीं है, गलत कोई नहीं है, हम सब अपनी कंडीशनिंग से दुनिया को देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि हमारी जो बुद्धि है वो इस कंडीशनिंग के ऊपर वर्क करती है। माइंड का सारा प्रॉब्लम यहाँ पर अटक जाता है कि वो कंडीशनिंग के ऊपर काम करता है। अब अगर किसी की कंडीशनिंग बराबर हुई तो माइंड बराबर, बुद्धि, इंटेलेक्ट बराबर काम करेगा, और नहीं हुई तो बहुत भयावह सिचुएशन आ सकती है। अगर इंटेलेक्ट को हमने नाइफ बोला है, तो हम अहंकार को बोलेंगे हाथ। नाइफ जितना भी शार्प क्यों ना हो, जितना भी तेज धार का क्यों ना हो, हाथ जो उसे चलाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो नाइफ कैसा चलेगा। अगर हाथ किसी मर्डरर का हुआ तो वो नाइफ किसी का कत्ल कर सकता है।
और हाथ किसी सर्जन का हुआ तो वो किसी को जीवन दान कर सकता है। तो टोटल डिपेंडेंस कि हमारा बुद्धि किस प्रकार काम करेगा वो करता है अहंकार के ऊपर में, हमारी कंडीशनिंग के ऊपर में। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा डायमेंशन जो माइंड का है वो है मनस, हमारी मेमोरी। कहाँ होती है हमारी मेमोरी? हमारे ब्रेन में। ब्रेन में तो होती है, लेकिन हमारे पूरे मनोमय कोश में है, हमारे सारे सेल में है, हमारी सारी जीन्स में है, हमारी सारी डीएनए में है, हमारे सारे ऑर्गन्स में है, सब जगह मेमोरी है। अब मेरे बाल कर्ली हैं, आप सब देख सकते हैं, बट मैंने अपने परिवार में किसी का कर्ली हेयर नहीं देखा। अब मुझे पता नहीं कौन कितने जन्म पूर्व मेरी कोई दादी दादा होंगे, मेरे कोई नानी नाना होंगे जिनका शायद कर्ली हेयर होगा, और मेरे अंदर वो जीन्स एक्टिवेट हो गए और मेरा हेयर कर्ली हो गया। मेरे शरीर को इस बात का ज्ञान नहीं है, उसे इस बात की मेमोरी नहीं है, लेकिन मेरे जीन्स को इस बात की मेमोरी है। मेमोरी इतनी ताकतवर है। पोताजी बॉर्न हुए और सपने का ये तो दादाजी के फोटोकॉपी है पूरे, चलना फिरना खाना बात करना सब उनकी तरह का है। लेकिन पोताजी ने तो कभी दादाजी को देखा ही नहीं, दादाजी उनके पैदा होने के पहले ही चल बसे थे। तो ये कैसे हुआ? पोताजी ने कैसे सीख लिया दादाजी की सारी बातें? क्योंकि उनके जीन्स में था। फिजिकली वो ना जाने, फिजिकली कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन जीन्स में दादाजी की सारी बातें हैं जो सारी एक्टिवेटेड फॉर्म में मिली पोताजी को, और वो दादाजी समान हो गए। तो ये जो मेमोरी है ये बहुत पावरफुल है और हमारे पूरे शरीर में, पूरे मनोमय कोश में, हमारे सेल्स में, हमारे डीएनए में सब जगह व्याप्त है। लेकिन मेमोरी की एक लिमिटेशन होती है। मेमोरी कोई चीज नया नहीं कर पाता। हम जब भी कोई काम करते हैं और अगर वो काम पहले किया हुआ है तो हम उसी का ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर डालते हैं। और आज तो वो भी छोड़ दीजिए, सीधा गूगल मारते हैं और लोगों ने अपनी मेमोरी में जो काम किया था उनकी मेमोरी से निकाल के हम अपना काम चिपका देते हैं। तो मेमोरी की भी लिमिटेशन है। तो मेमोरी के बियॉन्ड जो चीज जाती है वो है चित्त, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस। इसमें कोई मेमोरी नहीं है। यही वो चित्त शक्ति है जो हमारे मनोमय कोश का बहुत बड़ा पावर है। लेकिन इस पावर को हम यूज करने में उतने सक्षम नहीं हो पाते। ये क्रिएटिव साइड है हमारे माइंड का, हमारे मनोमय कोश का। अब हमने बहुत सारी बातें अभी सुनी, काफी ज्ञान अर्जन किया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलेक्ट, अहंकार, चित्त, मनस, बहुत सारी बातें हमने जानी। अब हम इस सब बातों को विल पुट इट टुगेदर और हम समझेंगे कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मैनुअल है हमारे माइंड का। हम माइंड के अधीन तो चल रहे थे, जब से पैदा हुए हम तब से माइंड के अधीन चल रहे हैं। कुछ भी काम बोलो, अभी करने का मन नहीं, अभी सोने का मन है, आज ये खाने का मन नहीं, आज उठने का मन नहीं, आज ये काम करने का मन है, आज वो करने का नहीं है। हम सब कुछ अपने मन के इर्द गिर्द फंसा देते हैं, अपने सारे डिसीजंस को मन पर डाल देते हैं। बट हमने कभी सोचा ही नहीं कि मन क्या है और काम कैसे करता है। तो अभी हम समझेंगे कि माइंड की वर्किंग कैसे हो रही है। तो हमने जैसा समझा कि हमारा कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड, पावरफुल माइंड, कमांडिंग माइंड, जो सारे स्टिमुलाई को, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो सबको अपने 5 सेंसेस के द्वारा एकत्रित करता है। कॉन्शियस माइंड राजा है, और जैसा कि हम जानते हैं राजा की एक बटालियन होती है मंत्रियों की। तो जैसे ही वो 5 सेंसेस से सारी इंफॉर्मेशन को लेता है, जो बेसिकली हमारे टास्क होते हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं, हमारे गोल्स होते हैं, उसको वो बुद्धि, उनके मंत्री क्या है हमारे कॉन्शियस माइंड के? 2 प्रमुख मंत्री हैं, इंटेलेक्ट एंड ईगो, अहंकार और बुद्धि।
ये दोनों मेन मंत्री है कॉन्शियस माइंड के, जो सारी सलाह देते हैं। कॉन्शियस माइंड उनके बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेता। तो कॉन्शियस माइंड बुद्धि से सारी प्रोसेसिंग करवाता है, लेकिन बुद्धि किसके अधीन है? ये दोनों में भी एक मेन, अगर मैं कॉन्शियस माइंड को अकबर बोलूंगी तो जो हमारा ईगो है, अहंकार है, वो है बिरबल। अकबर बिरबल के बिना, उनके गाइडेंस के बिना कोई काम नहीं करते। तो उसी तरह से जो हमारा ईगो है, अहंकार है, वो सबसे मेन है। हमारी जो कंडीशनिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशनिंग इम्पैक्ट करती है हमारे बुद्धि और हमारे कॉन्शियस माइंड को, और अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से डिसीजन मेकिंग कराती है। तो क्या कॉन्शियस माइंड के डिसीजन 100% करेक्ट है? नो। अगर मैं अल्टीमेट ट्रूथ की बात बोलूं तो नो। अगर मैं पर्सनल ट्रूथ की बात बोलूं तो यस। मेरी जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से कॉन्शियस माइंड परफेक्ट डिसीजन लेता है, लेकिन मैं यूनिवर्सल कंडीशनिंग की बात बोलूंगी तो नहीं लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से, मैं जिस तरह से दुनिया को देख रही हूं उसी हिसाब से वो सारे डिसीजंस लेता है। अब ये सारे डिसीजंस जो हैं सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और कैसे जाते हैं? विथ वेरी हाई इमोशंस। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इंटेलेक्ट और ईगो के साथ में, उसमें बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स को भरता है, और ये इमोशंस और फीलिंग्स के साथ में वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बात की इमोशंस जितनी हाई होगी वो उतना स्ट्रांगली और डीपली स्टोर्ड होगा सबकॉन्शियस माइंड में। उसकी प्रोग्रामिंग उतनी पक्की होगी सबकॉन्शियस माइंड में। और स्टोर कैसा होता है? इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स एंड इमेजेस। जैसे मैंने आपको ब्लू जिराफ का एग्जांपल दिया, पिंक एलिफेंट, क्या दिखा आपको? गुलाबी रंग का हाथी, वही दिखा ना पिक्चर। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजुअल्स एंड इमेजेस के फॉर्म में स्टोर करता है, और फिर जब जब कॉन्शियस माइंड को जरूरत पड़ती है तब तब ये मैसेज जो है वो वापस से कॉन्शियस माइंड को फीड कर देता है। तो ये है हमारी वर्किंग ऑफ द माइंड। कॉन्शियस माइंड सारे इंफॉर्मेशन लेता है, बुद्धि और अहंकार के साथ में उसकी प्रोसेसिंग करता है, बहुत इमोशंस के साथ उसको ओतप्रोत करता है। सबकॉन्शियस माइंड में विजुअल्स और इमेजेस के फॉर्म में स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोग्राम को अपने अंदर कंटिन्यूअसली एक इंटरनल टेप रिकॉर्डर की तरह चलाता जाता है, चलाता जाता है, चलाता जाता है। इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बस बैठे बैठे मन ही मन आप बातें कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है मन ही मन बातें? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है मन ही मन बातें। तो वो इसको पक्का कर देता है, और जब वो सिचुएशन आती है तब वो वापस से फीड कर देता है कॉन्शियस माइंड को कि ये प्रोग्रामिंग ऐसी थी। जैसे कि उस आदमी का एग्जाम्पल दूं, कॉन्शियस माइंड ने ये मैसेज डाल दिया सबकॉन्शियस माइंड में कि रेफ्रिजरेटर यूनिट बहुत ठंडा है, तुम मर जाओगे। तो क्या हुआ? सबकॉन्शियस माइंड ने यही बात को इंटरनलाइज कर करके, पक्का करके हमारी बॉडी को और कॉन्शियस माइंड को वापस फीड कर दिया कि भाई बहुत ठंडा एनवायरनमेंट हो गया, तुम अब मर जाओ, तुम अब जिंदा नहीं रह सकते, और वो आदमी मर गया। तो ये है वर्किंग ऑफ द माइंड। अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन जैसा कि हमने पाया उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो हमें जानना पड़ेगा कि लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि तभी तो हम उसे काउंटर करेंगे और अपने बेनिफिट में उसको लेके आएंगे। तो पहली लिमिटेशन है डायरेक्शनलेस है। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक इंसान था, उसने बहुत तप साधना करके प्रसन्न किया ब्रह्मा जी को और एक जिन की प्राप्ति की। लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि बेटा इस जिन का ध्यान रखना, ये जिन बहुत शक्तिशाली है, तेरे सारे काम करेगा, लेकिन ये एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता। अगर खाली बैठाओगे तो ये तुम्हारा ही भक्षण करने के लिए दौड़ेगा। शुरुआत में वो आदमी तो बड़ा खुश हुआ, खूब सारे काम थे, लंबी लिस्ट थी, बहुत काम करा। धीरे धीरे काम खत्म होने लगे, क्योंकि जिन तो फटाफट फटाफट सब काम कर दे।
एक समय ऐसा आया कि काम ही खत्म हो गया। तब जिन आया उसे दौड़ने के लिए, तो तुरंत उस आदमी ने एक तरकीब लगाई और एक लकड़ी गाड़ दी और जिन को बोला इसके ऊपर चढ़ और उतर, जब तक मैं कोई काम न दूं तब तक चढ़ना उतरना, जैसे ही कुछ काम दूंगा वो काम करना, काम खत्म हो फिर से चढ़ना उतरना। ऐसे करके उसने उस आदमी को उस काम पे लगा दिया। तो ये जिन और कोई नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है, बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके पास कोई दिशा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसके पास कोई रैशनल नहीं है, कोई थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है उसके पास। जो कॉन्शियस माइंड बोलता है, जो उसका चेतन मन बोलता है, वो उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो दिशाहीन है, इस जिन की तरह है। और जैसा कि वो जिन अगर उसके पास काम नहीं हो, वो भक्षण करने के लिए दौड़ता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वही काम करता है। ट्रिगर्स नेगेटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग व्हेन नॉट एंगेज्ड। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास में कोई काम नहीं होता है, खाली बैठता है, वो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड खाली होता है, वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग करने लगता है, वो हमारा ही भक्षण करना चालू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड एक प्रकृति के समान है। जैसे प्रकृति में हम बीज डालते हैं, उसमें फल फूल सब उगते हैं, लेकिन जब अगर हम प्रकृति का केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वहां पे वीड उग जाएंगे, खरपतवार उग जाएगा, खराब हो जाएगी हमारी फसल। तो सेम सबकॉन्शियस माइंड का हालचाल है कि अगर हम इसमें बराबर बीज नहीं डालेंगे, उसका पोषण बराबर नहीं करते रहेंगे, उसकी देखरेख नहीं करेंगे, तो नेगेटिविटी से वो भर जाएगा। ये उसका नेचुरल टेंडेंसी है। माइंडलेसनेस। व्हाट इज माइंडलेसनेस? कई बार हम देखते हैं, मूवी हॉल में गए, पॉपकॉर्न का पैकेट लिए, मूवी देखते रहे, खाते गए खाते गए खाते गए, पता ही नहीं चला कब वो पैकेट खत्म हो गया। गाड़ी निकाली ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस पहुंच भी गए, पर ध्यान ही नहीं कि रास्ते में क्या आया, क्या देखा, कुछ नहीं मालूम हमें। ये है हमारी माइंडलेसनेस की स्थिति। इस स्थिति में हमारा माइंड 10% भी उस काम में नहीं लगता है। हम कैसे माइंडलेस होके काम कर लेते हैं? हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। जैसे ही हम कोई प्रोग्राम उसमें डालते हैं, वो उस पर एकदम पक्का हो जाता है, और पक्का होने के बाद में वो क्या करता है? वो उसको इंटरनलाइज कर लेता है, उसे ऑटो पायलट मोड में डाल देता है, उसे एक हैबिट बना लेता है। और जब वो चीज की हैबिट बन जाती है, वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, तो क्या होता है? वो ऑटो पायलट मोड में जाते ही वो उसे फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, वो बिना उस पर फोकस किए ही वो काम को कंप्लीट कर लेता है। आज जब हम देखेंगे इधर उधर, तो हम सब माइंडलेस ही हैं। माइंडलेस ईटिंग, माइंडलेस शॉपिंग, माइंडलेस कुछ भी काम कर रहे हैं, माइंडलेस ही कर रहे हैं। ये जो मोबाइल का गिफ्ट हमें मिला है, उसने हमें माइंडलेस बना दिया है। इनफैक्ट एक जोक था, वो जोक ये था कि गांधी जी के 3 बंदर तो गांधी जी ने बनाए थे, मोबाइल ने एक चौथा बंदर बना दिया है। गांधी जी का पहला बंदर कौन? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। और ये चौथा बंदर के पास ये तीनों बात है, क्योंकि जैसे किसी के हाथ में मोबाइल होती है, वह ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, वो पूरा माइंडलेस हो जाता है। वो उस स्क्रीन में इतना ग्लूड हो जाता है कि उसकी सारी सेंसेस खत्म हो जाती, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो आज हम माइंडलेस हो गए हैं। बच्चा खाना खा रहा है, टीवी का स्क्रीन चालू है, बच्चे को पता ही नहीं उसने क्या खाया। ऐसा खाना क्या पोषण देगा उसे? बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हम, क्या क्या खरीद डाला हमें भी नहीं पता। पेमेंट हो गया एक नंबर डाल के, क्रेडिट कार्ड का नंबर डाला, पेमेंट हो गया, हमें पता नहीं हमने खरीदा क्या, हमें पता नहीं हमने पेमेंट क्या किया। टोटल माइंडलेस। तो माइंडलेसनेस की स्थिति बहुत बढ़ गई है, और ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। बहुत जरूरी है कि हम
इससे अपने आप को निकाले। 47% ऑफ द टाइम, रिसर्च हुआ है, 40% ऑफ द टाइम हम माइंडलेस कंडीशन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट, सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल है, वेरी वेरी इमोशनल, और इमोशन जितना हाई होगा वो उतना एक्टिवेटेड हो जाएगा, चाहे इमोशन सही हो चाहे गलत हो, उससे उसको कोई परवाह नहीं। फ्रीडम फाइटर का भी इमोशन बहुत हाई होता है, टेररिस्ट का भी इमोशन बहुत हाई होता है, और दोनों का सबकॉन्शियस माइंड उतना ही पावरफुल वर्क करता है। फ्रीडम फाइटर भी देश के लिए अपनी जान देता है, और टेररिस्ट भी जिस ग्रुप के लिए काम कर रहा है उसके लिए अपनी जान देने के लिए सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों ही इमोशंस पे काम कर रहे हैं, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत इमोशनल है, प्रेजुडिस्ड है, जजमेंटल है, क्योंकि उसकी सारी कंडीशनिंग किससे हुई है? हमारे अहंकार से, हमारे पास्ट कर्मास से। नो डिफरेंस बिटवीन फैक्ट और फिक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सच या हमारे मेंटल कंडीशनिंग, उसमें उसको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता। वो दोनों ही सिचुएशन को इक्वल फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करता है और दोनों पे इक्वल वर्किंग करता है। अब हम समझेंगे कि ये तो थी सारी माइंड की लिमिटेशंस। अब इसी लिमिटेशन को अगर हम इंटेलिजेंटली अपने विवेक द्वारा यूज करें तो हम यही लिमिटेशंस को हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हैं और अपने माइंड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस। व्हाट इज माइंडफुलनेस? कोई भी काम हम जब करें फुल फोकस के साथ करें, संपूर्ण चेतना के साथ करें और नॉन जजमेंटल होके करें, उसे कहते हैं माइंडफुलनेस। और जैसे ही हम माइंडफुलनेस की अवस्था में आते हैं, एक जीवन में एक नई ब्यूटी आ जाती है कि जब हम माइंडलेस होते हैं तो हमारा फोकस होता है किस तरह से काम कंप्लीट हो, लेकिन जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम उसी प्रोसेस को एंजॉय करना चालू कर देते हैं। जब हम माइंडलेस होके खाते हैं, हमें ना खाने में टेस्ट आता है, ना उसके न्यूट्रिशन का कुछ पता चलता है, हमें कुछ नहीं मालूम होता है। और वही जब हम माइंडफुल होके खाते हैं तो हम उसके एक एक कौर को एंजॉय करते हैं, हम उसे ग्रैटिट्यूड देते हैं। वो जो खाना अमृतमय हो जाता है हमारे लिए, हमें बहुत पोषण देता है। हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं माइंडलेस होके, हम उनके साथ एंजॉय ही नहीं कर पाते, और वही जब हम पूरी चेतना के साथ उनके साथ में करते हैं तो हम सबके स्ट्रेंथ्स को देख पाते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख पाते हैं, सबके साथ एंजॉय कर पाते हैं। तो जो माइंडफुल अवस्था है ये चेतना की अवस्था है, ये हमारे जीवन में बहुत ब्यूटी को ऐड करती है। और जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अलर्ट कंडीशन में होते हैं, और उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव टॉकिंग नहीं कर सकता, बिकॉज जब हम माइंडलेस होते हैं उस समय हमारा माइंड कनेक्टेड नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड फ्री रहता है कोई भी तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए। बट माइंडफुल अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड फुल अलर्ट कंडीशन में रहता है, वह नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और मंत्र। हम जब योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है? हम अपने पोस्चर के ऊपर में, हम अपने ब्रेथ के ऊपर में, हम अपनी दृष्टि के ऊपर में ध्यान देते हैं, हम माइंडफुल होते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। और जब हम दिन में 1-2 घंटे इस तरह से फुल फोकस्ड अवस्था में हम जब करते हैं तो इसकी प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होने लगती है। और ये सारी जो एक्टिविटीज है, योगा, प्राणायाम, ध्यान, साधना, ये हमें माइंडफुल होने के लिए प्रेरित करती है। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी हमेशा योग की स्थिति में बने रहो। जरूरी नहीं है कि हमने सुबह 1-2 घंटे जब योग किया तभी योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना की और काम खत्म। हमारा पूरा चर्या ऐसा होना चाहिए, हमारा पूरा दिन ऐसे बीतना चाहिए कि हम हर क्षण एक माइंडफुल अवस्था में रहें। और ये हमें मदद करता है बिकॉज हम पूरे दिन फोकस्ड रहते हैं। और मंत्र जो है, हम सबका कोई ना कोई फेवरेट मंत्र होगा, जैसे मेरा नमोकार मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है।
तो हम सबके फेवरेट मंत्र होते हैं जो एक ऑटो मोड में चलते हैं, जिसको हम कहेंगे डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो ऐसे हमारा मंत्र होना चाहिए जिसे हमने जब कर करके अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया है, हमारा एक एक सेल उस मंत्र से वाइब्रेट करता हो। तो इस डिफॉल्ट सेटिंग को हमेशा हमें ऑन मोड में रखना चाहिए कि जब भी सबकॉन्शियस माइंड खाली हो, जैसे उस जिन को उस आदमी ने कहा था ना कि भैया जब भी खाली हो चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, उसी तरह से जब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खाली हो वह इस मंत्र की डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाए, श्वास के फोकस की डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाए। इस तरह से हमें कुछ कुछ क्रियाएं अपनी डिफॉल्ट सेटिंग जैसी बना लेनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली हमारा जो मन है वो उस डिफॉल्ट सेटिंग पे काम करना शुरू कर दे। तो वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। तो देखिए हमने जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लिमिटेशन थी उसको हमने उसके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। मंत्र को श्वासादि माला हमें बना देना चाहिए, एक एक श्वास में वो मंत्र वाइब्रेट करे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी से वाइब्रेट करता जाए। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मंत्र से, हमारी श्वास से, हमारी प्राण शक्ति से वाइब्रेट करता रहेगा तो क्या होगा, हमारी पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और हम हमेशा योग की अवस्था में बने रहेंगे। और हमें जो पहला पॉइंट हमारा था माइंडफुल रहना, वो रहना भी हमें इजी हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। तीसरा, डेलिबरेट माइंड प्रोग्रामिंग बाय ऑटो सजेशंस और एफर्मेशंस। हमने ये तो जाना है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजेस पास ऑन करता है। अब ये हमारा डिसीजन होना चाहिए कि कॉन्शियस माइंड कौन से मैसेजेस को सबकॉन्शियस माइंड को पास ऑन करे। तो द एक्ट ऑफ deliberate introduction of messages into the subconscious mind is called auto suggestions। हम फोर्सफुली पॉजिटिव बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब डालते हैं तो उसे कहते हैं ऑटो सजेशंस। तो अब हम कॉन्शियस रहेंगे कि अब हमें इस बात की चेतना होनी चाहिए कि हमारा कॉन्शियस माइंड कौन सी बातों को सबकॉन्शियस में डाले जा रहा है, वो हमारे लिए नेगेटिव है कि नहीं है। सो लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। हमारी अंदर जितनी भी बातें जो हमें रोक रही हैं, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सकती, मैं हेल्दी फूड नहीं खा सकती, मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, मुझे स्टेज फ्राइट है, ऐसे नाना प्रकार के कड़वे सत्य हमने हमारे अंदर भर के रखे हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका पॉजिटिव कन्वर्जन करना होगा और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करके उससे ज्यादा इमोशंस के साथ हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे फीड करना होगा। ये फीडिंग की एक्टिविटी को हम कहते हैं मेकिंग एफर्मेशन। तो एफर्मेशंस कैसे होने चाहिए, आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मुझे इस तरह का एक सेल्फ बिलीफ है कि भाई मैं बहुत जंक फूड खाती हूँ और मैं बीमार हो जाऊंगी। तो मुझे क्या अपने अंदर लाना है कि आई एम ईटिंग हेल्दी एंड स्टेइंग फिट। दिस शुड बी माई काउंटर एफर्मेशन जो मेरी उस बात को नेगेटिव सिद्ध करे। तो एफर्मेशन के रूल क्या है, सबसे पहले वो पर्सनल होना चाहिए, यानी वो सिर्फ मेरे से रिलेटेड, क्योंकि मेरा मन सिर्फ मेरी बात को सिद्ध कर सकता है, वो किसी और का नहीं कर सकता। मैं इस तरह के एफर्मेशन रख सकती हूँ कि आई एम अ गुड टीचर, बट मैं ऐसा एफर्मेशन नहीं रख सकती दैट माई सन इज लर्निंग वेल। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मैं वो नहीं कर सकती। मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं ये एफर्मेशन बना सकती हूँ। तो पहला रूल है, इट हैज टू बी पर्सनल। दूसरा, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, एज इफ वो चीज हो गई है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फैक्ट और फिक्शन के बीच के डिफरेंस को नहीं समझता, वो ट्रुथ और क्रिएशन ऑफ माइंड के डिफरेंस को नहीं समझता। तो अगर हम इस तरह की बात उसके अंदर डालेंगे कि ये हो गई है, तो वो उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करेगा और वैसे ही इमोशंस डालेगा। और फिर क्या, उसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए किसी और के साथ।
क्योंकि मेरा एफर्मेशन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा है, वो किसी और के कंपैरिजन में काम नहीं करेगा. माई कॉम्पिटिशन इज विथ me myself, my comparison is with me myself, not with anybody else. And finally it should be powered with very high emotion. हमारे जब affirmations इस तरह से होंगे और हम इस तरह की कंडीशनिंग अपने माइंड में डालेंगे, तो क्या होगा, हमारा माइंड और पावरफुल होगा. सबकॉन्शियस माइंड हमारे हिसाब से काम करेगा. अभी सबकॉन्शियस माइंड हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है. जो नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स हमने हमारे अंदर डाल रखी है, जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स डाल रखी है, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है. बट जब हम इस तरह से रीप्रोग्रामिंग करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो हमारे हिसाब से काम करना शुरू कर देगा. एंड देन विजुअलाइजेशन. व्हाट इज विजुअलाइजेशन? एक बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाइवर जो कूदते हैं ना, डाइविंग करते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाइवर विच हिस्ट्री हैज एवर नोन, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वो डाइविंग करने के पहले मिनिमम 40 टाइम्स विजुअलाइज करते हैं कि वो किस तरह से डाइव करेंगे, और तभी वो डाइविंग बोर्ड के ऊपर में चढ़ते हैं. एंड दैट इज द रीजन ऑफ ए सक्सेस. इनफैक्ट रिसर्च भी हुआ है. 2 फुटबॉल टीम्स बनाए गए, दोनों को फुटबॉल की कोचिंग दी गई, टीम ए एंड टीम बी. बट टीम ए को एक एक्स्ट्रा कोचिंग दी गई, वो थी मेंटल रिहर्सल की, कि उनको मेडिटेटिव मोड में आंख बंद करके बैठाया जाता था और बैठा के उन्हें बताया जाता था कि अब आप सोचो कि बॉल कैसे आ रहा है, आप कैसे उसको डिफेंड कर रहे हैं, कैसे हिट कर रहे हैं, कैसे गोल पोस्ट पे जा रहा है, अगर आप गोलकीपर हैं तो किस तरह से बचा रहे हैं. इस तरह से उन्हें कंटिन्यूअस मेंटल रिहर्सल कराया गया. और जब मैच हुआ तो टीम ए, जिसने रियल प्रैक्टिस के साथ मेंटल प्रैक्टिस भी की थी, दे इमर्ज टू बी अ बेटर ऑफ टीम. क्या कारण है इसका? क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारे माइंड में न्यूरॉन्स हैं. वो न्यूरॉन्स एक पाथवे क्रिएट करते हैं, साइनेप्सिस बनाते हैं, पाथवे क्रिएट करते हैं. और ये पाथवे जो है वो जितनी बार हम रिहर्सल करते हैं, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, each time we rehearse this pathway becomes stronger and stronger and stronger and stronger. and जब हम फाइनल, जो हमारा फाइनल दी डे आता है, दी डे ऑफ द मैच, दी डे ऑफ द इवेंट, हम जब अपने फाइनल परफॉर्मेंस पर जाते हैं, तब तक ये न्यूरल नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इट जस्ट सिंपली वर्क्स फ्लॉलेस. वो फ्लॉलेसली वर्क करता है. इट बिकम्स सो सुपर स्ट्रांग. तो ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. तो हमें क्या करना है विजुअलाइजेशन में? हमें अपने 5 सेंसेस से हमें उस जो चीज को विजुअलाइज करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट अ न्यू हाउस. आप एक नया घर चाहते हैं, तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट कर लीजिए. और एक्टिवेट करके आप ये सोचिए कि ये जो आपका घर है वो कितना बड़ा है. सबसे पहले तो ये देखिए आपको किस शहर में घर चाहिए, किस लोकेलिटी में चाहिए, कितने बड़े एरिया में चाहिए, आपके प्लॉट का साइज कितना होना चाहिए, आपके घर का साइज कितना होना चाहिए, उस घर में कितने कमरे होने चाहिए, कैसा ड्राइंग रूम होना चाहिए. हर चीज की डिटेलिंग आप विजुअलाइज कीजिए. यहाँ तक कि आप एक एक कमरे में उसका कलर कॉम्बिनेशंस, उसका फर्नीचर सेटिंग, हर चीज को आप विजुअलाइज कीजिए. फिर अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट कीजिए. वहां के कलर कॉम्बिनेशंस को अपने आंखों से देखिए, फर्नीचर को देखिए, किचन में खाना पका के उस खाने को टेस्ट कीजिए, बाहर गार्डन में जो फ्लावर्स हैं उसके स्मेल को फील कीजिए, मंदिर में जो घंटी है उस घंटी की आवाज को समझिए, सोफा का जो फैब्रिक है उसको अपने हाथ से फील कीजिए. इस तरह से अपने 5 सेंसेस से आप अपने घर को फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि कैसा घर बन रहा है आपका, किस तरह से बन रहा है.
कौन आर्किटेक्ट है, कितना बजट है, हर चीज की प्लानिंग कीजिए और इसको एकदम डिटेल में विजुअलाइजेशन कीजिए। आपका विजुअलाइजेशन टेक्निक जितना डिटेल्ड होगा वो उतना फास्ट और उतना क्लोज टू रियलिटी होगा, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी एंड क्रिएशन ऑफ माइंड के डिफरेंस को नहीं समझता। तो जब हम कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करते जाएंगे तो हमारा माइंड उसको और स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा और वो ऐसे सिग्नल्स ब्रह्मांड में भेजेगा, अट्रैक्टिव सिग्नल्स, जो हमें हमारे इस काम को करने में हेल्प करेंगे। और कितने दिन करना है आपको ये? रिसर्च कहती है कि 21 डेज का समय है कोई भी हैबिट को मेक या ब्रेक करने के लिए। इसलिए आपको अगर कोई एफर्मेशंस करने हैं, कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक करनी है, तो मिनिमम 21 डेज आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 21 डेज तक इसको करेंगे तो आपका जो इंटरनल सेल्फ प्रोग्रामिंग जो नेगेटिव था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। बट सिर्फ क्या विजुअलाइज करने से काम हो जाएगा? एफर्मेशंस बनाने से काम हो जाएगा? अच्छी अच्छी बातें सबकॉन्शियस माइंड को बोलने से हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सिर्फ मुंगेरी लाल की हसीन सपने होंगे। इट विल बी जस्ट डे ड्रीमिंग। इफ वी रियली वांट टू अचीव, तब हमें उसके साथ कुछ और ऐड करना होगा। सबसे पहले बर्निंग डिजायर। आपको घर चाहिए, तो कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपके घर की? इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक बार एक भक्त गुरु के पास गया और गुरु से पूछा कि गुरुजी सक्सेस क्या है, तो डिजायर क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सुबह 4 बजे तुम मुझे नदी किनारे मिलना। बोला ठीक है गुरुजी। सुबह 4 बजे ठंड में वो वहां पहुंचा। जैसे पहुंचा गुरुजी ऐसे ही होते हैं सारे, थोड़े से कड़क होते हैं और ठोक पीट के हमें सारी बातों को सिखाते हैं। तो गुरु ने पकड़ा उसे और जोर से पानी के अंदर डाल दिया और तब तक उसको पानी के अंदर डुबो के रखा जब तक उन्हें ये न लगा कि बस अब अगर मैं नहीं निकालूंगा तो मर जाएगा। तो उसे पकड़ के बाहर निकाला। पहले तो बेचारे उस भक्त ने अपनी सांसें बराबर की और फिर बिल्कुल आश्चर्य में था कि भाई मैंने इतनी सिंपल सी क्वेश्चन की, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा किया। तो लेकिन गुरुजी से प्रश्न तो कर सकता नहीं था, मन ही मन ये सोच रहा था भाई क्या बात हो गई। गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा जब तुम अंदर में थे तो तुम्हें क्या चाहिए था? तो बोला गुरुजी ऑक्सीजन। तो गुरुजी बोले और सब बात ठहरी की ठहरी रह गई? बोले हाँ गुरुजी। तब मुझे दुनिया में कोई याद नहीं आया, न बीवी, न बच्चे, न घर, न परिवार, न मेरा काम, न मेरा बैंक बैलेंस, कुछ भी याद नहीं आया। उस समय अगर कुछ याद आया था वो था ऑक्सीजन। तो गुरुजी ने वही कहा कि बेटा जिस दिन तुम ऑक्सीजन जैसी अपने कोई भी डिजायर को ऑक्सीजन जैसा रूप दे दोगे, अपने कोई भी गोल को ऑक्सीजन के समान बना दोगे कि इसके बिना तुम रह ही नहीं सकते, उस दिन वो एक बर्निंग डिजायर बन जाएगा और उसकी प्राप्ति से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये बर्निंग डिजायर के बहुत हाई इमोशंस होंगे और इतने हाई इमोशंस तो सबकॉन्शियस माइंड में मैजिक कर देंगे। So the first thing that we need for the achievement of any goal is burning desire. Second, immediate action plan. हमने 21 days visualization exercise कर ली, affirmation बना लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कोई action plan ही नहीं है। आपको घर बनाना है, आपको आर्किटेक्ट का आता पता नहीं, आपको बजट का आता पता नहीं, आपको कोई नथिंग नथिंग, आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं की है, तो होगा क्या? सबकॉन्शियस माइंड तो बेचारा सिग्नल भेजेगा, बट वो सिग्नल को टैप करने के लिए कोई रिसीवर तो होना चाहिए। आपने रिसीवर ही तैयार नहीं किया एक्शन प्लान का। सो यू नीड टू हैव एन इमीडिएट एक्शन प्लान। कंप्लीट फेथ एंड डाउटलेस माइंड, नो प्लान बी। ये नहीं हुआ तो ये ऐसा नहीं चलेगा, ये ही होना है। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा कि ये ही होना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता।
There should not be any alternate plan. आपने अगर कोई alternate plan कर लिया कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा, तो समझ लो आपको वो plan B ही करना है, plan A तो होने से रहा, बिकॉज आपने अपने माइंड में डाउट इंजेक्ट कर दिया है, और सबकॉन्शियस माइंड डाउट के साथ वर्क नहीं कर सकता, वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करता है, कंप्लीट फेथ के साथ वर्क करता है. एंड फोर्थ, बी डिटैच्ड. कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो. बट ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कर्म करो फल की चिंता न. कर्म तो हम फल के लिए कर रहे हैं. उन्होंने इसलिए कहा, बहुत ज्ञानी है तभी तो हमारे भगवान है, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही हम फल पर फोकस करते हैं, हम स्ट्रेस और एंजाइटी बटन अपने अंदर ऑन कर देते हैं. नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत नाना प्रकार के डाउट्स हमारे अंदर आ जाती, इनसिक्योरिटीज आ जाती है हमारे अंदर, हमारी आसक्ति और बढ़ जाती है. तो उन्होंने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल छोड़ दो उसके ऊपर. अगर तुम्हारे कर्म शुभ होंगे, अच्छे होंगे, डिवाइन होंगे, 100% कमिटमेंट के साथ होंगे, तो फल तो मिलना ही है. फल कोई नहीं रोक सकता, कर्म का फल जरूर मिलेगा. लेकिन जैसे हम अटैचमेंट जोड़ देंगे उसके साथ में, वो हमें मिलने की चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज हम स्ट्रेस, एंजाइटी, आसक्ति, अटैचमेंट्स, ये बहुत सारी चीजों को हम जोड़ देंगे. इसलिए हमें एकदम डिटैच्ड भाव के साथ में काम करना चाहिए. तो क्या क्या हमें करना है? बर्निंग डिजायर, इमीडिएट एक्शन प्लान, नो ऑल्टरनेटिव प्लानिंग, एंड अ डिटैच्ड कंडीशन. कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. अगर हम ये 4 भाव के साथ में जब विजुअलाइजेशन करते हैं, हम माइंडफुल रहते हैं, हम राइट काइंड ऑफ इनपुट्स अपने अंदर डालते हैं, एफर्मेशंस डालते हैं, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र, ये सब के सपोर्ट को लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती, पॉसिबल ही नहीं है. My mind is my superpower. There is no outside competition. Your competition is with the limits you have set within your own mind. हमारा कंपटीशन किसी बाहर वालों के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के साथ में है. हम कई बार कई लोगों को बोलते हैं, अरे ये तो बड़ा लकी है. कोई लकी नहीं है. No one is born lucky. We make ourselves lucky by programming ourselves correctly. हम अपने अंदर की सेल्फ बिलीफ को हटा के हम अपने आप को लकी बनाते हैं. सक्सेस जो है वो अंदर का गेम है, बाहर का गेम नहीं है. So unlock the power of your mind and truly make it your super power. एक स्टोरी के साथ एंड करना चाहूंगी. एक बार एक चूजा था, एक मुर्गी थी, उसका अंडा जो था वो गलती से एक मुर्गी का एक जगह था जहां पे बहुत सारे चूजे थे, उसके अंडे थे, और एक चील का जो अंडा था वो गलती से उस मुर्गी के अंडों के ढेर में जाके गिर गया. सारे अंडे फूटे, उस सब में से चूजे निकले, और एक में से इस ईगल का, चील का बच्चा निकला. लेकिन जब वो चील का बच्चा बाहर निकला तो वो इधर उधर देखा, और देखे कि क्या पाया कि सब चूजे हैं. तो उसने सोचा कि मैं भी यही हूं जो बाकी सब हैं. सब फुदकते थे, वो भी फुदकता था. सब अपनी माँ के पीछे पीछे घूमते रहते थे, वो भी उनके पीछे पीछे घूमता रहता था. आसमान में देखता था, चील को देखता था, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन था उसको उस चील के साथ में. तो जैसे ही चील को देखता था वो बहुत अट्रैक्टेड हो जाता था. वो कहता था कि अरे कितना पावरफुल है ये, काश मैं भी इस तरह से फ्लाई कर सकूं. लेकिन वो कर नहीं पाता था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं इनमें से एक हूं. तो उसने ना कभी उड़ने की कोशिश की और ना कभी उड़ पाया. एक बार एक चील वहां से जा रहा था, वो देखा अरे ये तो हमारी कौम का है, ये तो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करता है. उसके पास गया, उसके पंख उसने फैलवाए और उसको बोला कि चलो उड़ो मेरे साथ. उसने पंख फैलाया और उड़ गया उसके साथ. तो यही कंडीशन जो है ना, वो हमारी भी है. हम हमेशा अपने आप को
एक कंडीशनिंग के साथ देखते हैं। उस चील की क्या कंडीशनिंग हो गई थी? चूजों की। हम भी अपने अंदर वो चूजों की कंडीशनिंग करके रखते हैं, और फिर कोई गुरु आते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि हम वो नहीं है, अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक करो। जैसे कि वो एलिफेंट की कंडीशनिंग थी, जंजीर को तोड़ नहीं पा रहा था, उस आदमी की कंडीशनिंग हुई, रेफ्रिजरेशन यूनिट में मर गया। तो हमारी भी वही कंडीशन होती है। तो हमें अपने इस कंडीशनिंग को ब्रेक करना होगा। हमारे अंदर जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हमने अपने अंदर डाल के रखी है, उसको ब्रेक करना होगा। और जब हम इसको ब्रेक कर पाएंगे, तभी हम अपने माइंड के पावर को अनलॉक कर सकेंगे। तो इसी के साथ आपको सबको जय जितेंद्र, और आशा करती हूँ कि जो छोटे छोटे सूत्र इस सेशन में मैंने आप लोगों को बताए, वो आपके जीवन में काम आएंगे और आपके माइंड के पावर को अनलॉक करने में आपको हेल्प करेंगे। जय जिनेंद्र। अब कुछ अगर क्वेश्चंस है तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड, जो मैंने आपको बताया इतनी देर से, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा इलॉजिकल माइंड, हमारा वो माइंड जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो सिर्फ अपने अंदर अपनी सारी प्रोग्रामिंग को स्टोर करके रखता है अपनी मेमोरीज में, और उसको अपने अंदर एक ऑटो मोड में लेके जाता है, एक हैबिट बना लेता है। और मैक्सिमम टाइम वो सारी जो थॉट्स हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमारा पर्पस यही है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के ये सारी बातों को समझें और उसको अपने बेनिफिट में यूज करें बाय द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, मेडिटेशन, बीइंग माइंडफुल। इस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को और एक्टिवेट कर सकते हैं। सोनल, एक सवाल है। सोनल, हाँ, एक सवाल है हाँ, कि आपने 5 सेंसेस बताए हमारे पावर को अनलॉक करने के लिए, हाँ, लेकिन कई बार डाउट हो जाता है उनको, उनके ऊपर कि कैसे वो एक्टिवेट हो पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? क्वेश्चन क्या है कि हमारे 5 सेंसेस हैं, तो हमें डाउट क्या चीज का हो रहा है? हाँ, नहीं, हमें डाउट क्या चीज एक्टिवेट का हो रहा है? एक्टिवेट हाँ, कैसे हो पाएंगे? क्या एक्टिवेट कैसे हो पाएंगे? एक्टिवेट? हमें सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट नहीं करना है, हमें उन पर फोकस रखना है। हमें एक्टिवेट करना है अपने मन को। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड को फुल्ली चेतना के मोड में रखेंगे, माइंडफुल अवस्था में रखेंगे, तो हम ये जो अपने 5 सेंसेस हैं उसके द्वारा हम इंफॉर्मेशंस को और बेटर तरीके से हम एब्जॉर्ब कर सकेंगे, अपने अंदर ले सकेंगे। और फिर कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हमारे इंटेलेक्ट और हमारा जो अहंकार है उससे वर्किंग करेगा। अब यहाँ पर ये वर्किंग तक तो काम हमारे माइंड का है। अब कॉन्शियस माइंड जब सबकॉन्शियस माइंड में ये बातों को डाल रहा है, उस समय हमें एक चेतना की अवस्था में आकर ये देखना है कि ये सारी बातें जो सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, ये हमारे हित की है कि नहीं है, ये हमारे काम की बातें हैं कि नहीं है। अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसे रिजेक्ट करना चाहिए और हमें उसकी जगह पॉजिटिव बातों को डालना चाहिए, विजुअलाइजेशन के द्वारा, एफर्मेशंस के द्वारा, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। सोनल, विशाल पांडे पूछना चाहते हैं कि हाँ, व्हाई वी गेट बैड ड्रीम्स इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग? बैड ड्रीम्स, बैड हाँ, ड्रीम्स से आपको तो ये इंस्पाइट समझना, कैसे करें? हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी कुछ तो भी ऐसी बातें स्टोर्ड हैं जो आपको इस तरह की फीलिंग दे रही हैं। तो इस पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीजों को अपनाना चाहिए, ताकि वो जो कर्मास आपके अंदर में है, जो स्टोर्ड है, वो धीरे धीरे वो कर्म जाएं, क्योंकि कर्म इसी तरह से जा सकते हैं। और सोने के ठीक पहले आप थोड़ा मेडिटेशन करके, मंत्रोच्चारण करके, पॉजिटिव एनर्जी लेके आप सोए, ताकि आपका
जो ड्रीम्स है वो बेटर हो। और पिछला जो सेशन मेरा था जिसमें मैंने होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बताया था, उसमें स्लीप के बारे में काफी डिटेल में बताया था, यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि रात 9 से 3 के बीच में सोएं, किस तरह से सोएं, कैसे सोएं। अगर आप उसको डिटेल में देखेंगे तो आपको और बेटर इनपुट्स मिलेंगे, और मेरे ख्याल से इससे आपको काफी फायदा होगा। अच्छा, अशोक जी सालीचा एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे मन में जो फियर होता है उसको कैसे आउट करें। हमारे अंदर जो फियर है, पहले हमें ये जानना है कि फियर किससे हुआ है। हमारी जो कंडीशनिंग है वो ये फियर को क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल, कभी मैंने एग्जाम में खराब परफॉर्म किया और मेरी टीचर ने मुझे बहुत डांट दिया, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत कुछ बोल दिया। मेरे अंदर एक फियर क्रिएट हो गया, मैंने अपने माइंड में कंडीशनिंग कर ली कि मुझे एक फियर हो गया है। अब ये कंडीशनिंग मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो बार बार जब जब एग्जाम आ रहा है मैं एग्जाम से डर रही हूँ। लेकिन मुझे एग्जाम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उस इंसिडेंट से है जिस इंसिडेंट में मुझे बहुत एम्बैरस किया गया था, मुझे डांटा गया था और मैं डर गई थी। मैं डरी एग्जाम से नहीं थी, मैं डरी किससे थी, मैं डरी उस सिचुएशन से थी जहां मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हमारे अंदर घुस गई है, हमें उसको चेंज करना होगा। तो अब इस तरह का होना, उसका एफर्मेशन, सपोज इस इंसान का इस तरह का एफर्मेशन होना चाहिए कि आई एम एंजॉयिंग माई एग्जाम, और आई एम गेटिंग एक्सीलेंट मार्क्स इन माई एग्जाम। और उसे विजुअलाइज करना चाहिए कि वो एग्जाम में जा रहा है। बहुत सबसे पहले तो प्रेपरेशन, कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, पूरे प्रोसेस को बहुत इंजॉय कर रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम में भी उसका बहुत अच्छा कंडीशन है, जो क्वेश्चन पेपर में आया है उससे ऑलमोस्ट सब सवाल के जवाब आते हैं, उसने सब बहुत अच्छे से लिखे हैं, लिख के उसने सबमिट किया है, फिर मार्क्स आ गए हैं, मार्क्स भी उसे बहुत अच्छे मिले हैं, उसके टीचर, उसके पेरेंट्स उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत हैप्पी है और वो जो लाइफ में करना चाह रहा है वो कर पा रहा है। इस तरह से अगर वो एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इस तरह की टेक्निक्स को यूज करेंगे तो वो जो उनका फियर है वो इस तरह से काउंटर होगा, बिकॉज ये फियर उनके सबकॉन्शियस में इंटरनलाइज हो गया है। अब वो इस जन्म का हो सकता है, गर्भ का हो सकता है, पूर्व जन्म का हो सकता है, कभी का भी हो सकता है, ये हमारे संचित कर्म का फियर है। अगर इस जन्म का हो तो मे बी वो समझ पाए, लेकिन हमें क्या आम खाने से मतलब है, गुठलियों गिनने से मतलब नहीं है हमें। तो अगर हम जान सके फियर किस कारण से है, बहुत अच्छी बात। हम नहीं भी जान सके तो हमें सिर्फ ये जानने की फियर किस बात से हो रहा है, और हम इस फियर को इस तरह से काउंटर करें, और बहुत हाई इमोशंस के साथ करें, डाउट के साथ नहीं। आप जब भी डाउट लाएंगे तब क्या होगा, आपका माइंड पावर फेल हो जाएगा। आपका माइंड पावर तभी वर्क करेगा जब आप 100% ऑनेस्टी के साथ, 100% फेथ के साथ, डाउटलेस माइंड के साथ काम करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे। और हाँ। क्रांति कुमार जी शाह वो भी यही सवाल करना चाह रहे हैं कि जब हम प्लानिंग करते हैं तब तो बहुत अच्छे से करते हैं, हाँ, लेकिन जब सक्सेस होने की बारी आती है तब थोड़ा डाउट होने लगता है, थोड़ा भय आ जाता है। यही तो बात हमने और की। उसके बाद सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए, आपने जो पूरी प्लानिंग की, आप चाहते क्या। प्रॉब्लम पता है हम में से 99% की है, मेरे गुरु हमेशा ये बात कहते हैं, प्रॉब्लम हमारी है, हम चाहते क्या, हमें क्लियर मालूम ही नहीं है। मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने घर का एग्जाम, मुझे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, लेकिन अगर मैं क्रिस्टल क्लियर हूं कि ऐसा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, इतने कमरे चाहिए, उसकी सारी डिटेल अगर मुझे क्लियर है तो मुझे ब्रह्मांड ज्यादा मदद कर सकेगी। तो पहले तो हमारा ये हम चाहते क्या है, दैट इज स्टेप नंबर 1, बर्निंग डिजायर। मेरे अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, हम चाहते क्या है। फिर उसको हम विजुअलाइज करें कि किस तरह से हम उसको कर रहे हैं, और उसका एक्शन प्लान रेडी रखें। डाउट नहीं लेके आए अपने अंदर, और अटैचमेंट नहीं क्रिएट करें। अगर हम ये छोटे छोटे सूत्र हैं, अगर हम इसको फॉलो करेंगे, माइंड पावर 100% वर्क करेगा। इसमें ये फेल हो ही नहीं सकता, ये तो वेद और शास्त्र की बातें हैं, फेल हो ही नहीं सकता। सोनल, हाँ, हमारे मानिकलाल जी अग्रवाल तुमसे एक सवाल कर रहे हैं हाँ, हाँ। कि जो कोरोना प्रॉब्लम है वो ड्यू टू फेयर है, आपका व्यूज क्या है? कोरोना तो एक वायरस है जो हुआ है, लेकिन एक्चुअल में फियर
इसको ज्यादा टेकअप कर लिया है। अब जैसे हमें कॉमन कोल्ड होता है और भी तो कितने सारे वायरस आए हैं गए हैं, बट मीडिया ने, सब लोगों ने इसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है कि सबके दिमाग में, प्लस इतने दिन का लॉकडाउन चल रहा है। मेरी 4 साल की बेटी, उससे भी अगर कोई बात पूछो तो कहती है जब कोरोना खत्म होगा ना तब ये काम करेंगे। मतलब उसके भी दिमाग में घुस गए कि कोरोना करके कोई चीज है, इसे नहीं मालूम क्या है, लेकिन कुछ है जिसके कारण बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी स्टॉप है। ये तो ऑफ कोर्स फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट यस हमें उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, सी वी नीड टू ऑलवेज स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। हमें फियर को भी वो करना है, साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल भी बनना है। तो यस, कोरोना के लिए WHO ने जो गाइडलाइंस दी हैं हमें उसको फॉलो करना है, बट हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। तो द ओनली सोल्यूशन इज आवर ओन इम्यूनिटी। तो अगर हम फियर अपने अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी वीकन होगी एंड वी आर इन ग्रेटर चांसेस ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू इट। और अगर हम फियर नहीं रखेंगे, यस वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वी हैव टू यूज मास्क, जो नेचुरली अब एक बच्चे को बॉर्न होना है तो जो पूरा प्रोसेस है वो तो फॉलो करना ही होगा ना। तो हमें वो सब चीज को, सारे प्रोसेसेस को फॉलो जरूर करना है जो गाइडलाइंस दिए गए हैं। बट अगर हम एक फियरलेस माइंड रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो द चांसेस आर वेरी लेस। बट एट द सेम टाइम अगर फियर रखेंगे तो क्या होगा पता नहीं, वो कहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हम भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये मेरा जवाब था इस पर। नवरत्न जी, कोचर का एक सवाल है, क्योंकि टाइम हो रहा है, लेकिन एक सवाल उनका तो ले लेते हैं कि हाउ टू ओवरकम टेंशन। टेंशन, तो सबसे पहले टेंशन क्या बहुत हेलो। जेनेरिक वर्ड है, हाँ। फियर बहुत जेनेरिक वर्ड है, मेरी आपसे एंजाइटी बहुत जेनेरिक वर्ड है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस पर फोकस कीजिए कि क्यों, मतलब टेंशन तो क्या चीज का टेंशन है, फियर है तो क्या चीज का फियर है, एंजाइटी है तो क्या चीज की एंजाइटी है। पहले आप उसको जानने की कोशिश करिए कि क्या चीज का है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है। मुझे टेंशन हो रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, मुझे टेंशन हो रही है अपने जॉब में प्रमोशन की, मुझे टेंशन हो रही है अपने बच्चे की पढ़ाई की, बहुत बहुत सारी बातें जिसका हो सकता है, हम पहले वो क्लियर करना है। और फिर उसके बाद हमको अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है उस टेंशन के लिए, कि हम विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, वॉचफुल होकर और मेडिटेशन वगैरह इस तरह की सब चीजों को लेकर कैसे हम इस टेंशन से, फियर से, एंजाइटी से अपने आप को बाहर ला सके। थैंक यू सोनल। मैं ललिता जी से निवेदन करूंगी कि वो एक बार साइड पर आए और मेरा भी वीडियो ऑन किया जाए। हाँ, मैं मेरा भी सूरज जी, वीडियो ऑन करिए। थैंक यू फॉर, आपने बहुत अच्छा से क्वेश्चंस का वो ध्यान रखा और साथ में सोनल का परिचय दिया। और अब मैं मंजू जी यहाँ पे आई हुई हैं, मैं मंजू जी को बुलाऊंगी ताकि वो भी अपनी गाइडलाइंस और थैंक्स सोनल को दें और इस कार्यक्रम का समापन करें, क्योंकि कल डॉक्टर अनीश जैन का कार्यक्रम भी है। आप लोग सब आए और जरूर अवश्य एक नए तरह का कार्यक्रम होगा कल भी। सोनल बहुत अच्छा से समझा है, कुछ बातें तो मेरे भी जहन में उतर गई। रियली आज मैं तुमको बता दूं कि योगा के द्वारा मैं अब 30 मिनट से ज्यादा जमीन पे प्लांटी मार के बैठने लग गई, क्योंकि मेरे माइंड को मैंने तैयार कर लिया कि नहीं तुम बैठ सकता है, बैठना पड़ेगा। तो ये 30 मिनट हो सकता है कभी 1 घंटा तक चला जाए। और आज 45 टाइम मैंने सूर्य नमस्कार किया। तो ये सब माइंड का ही खेला है। तो थैंक्स फॉर सोनल, तुमने बहुत अच्छा से समझाया। मंजू जी को बोलती हूँ कि वो आए सामने, और मंजू जी का लाइवली कर दो थोड़ा। सोनल बहुत अच्छा सेशन लिया। सोनल सेशन बहुत ही अच्छा लिया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सो मच थैंक्स फॉर यू एंड रियली, मतलब 1 घंटा के अंदर सबसे अनलॉक ब्रेन को तुमने, जो हमारा जो पावर था, जो लॉक था, उसको तुमने अनलॉक कर दिया। वीडियो ऑन करिए ना, मेरा भी वीडियो ऑन करिए। वीडियो क्यों नहीं? मंजू जी, हाँ अब आपका, मंजू जी का कर दिया क्या सोनल? हाँ हाँ, म्यूट है। म्यूट कर मंजू जी। जैसे सोनल ने बताया कि जो हमारा माइंड होता है वो टाइप का होता है, हमारा लाइक सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा इंट्यूटिव माइंड होता है, हमारा उससे भी हायर इल्यूमिनेट माइंड होता है।
और एक और सुप्रा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें जैसे जो जानवरों और इंसान में डिफरेंस होता है, ऐसे ही इंसान और सुपर माइंड वाले हायर कॉन्शियसनेस के बीइंग में वो डिफरेंस होता है, जो वो सूक्ष्म चीजें समझ सकते हैं। तो जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सोनल ने बताया, एक मैं हिप्नोटिज्म के सेशन में गई थी जिसमें सारे लोग थे और उन्होंने हिप्नोटाइज करके कुछ लोगों को ऊपर बुलाया, उन्हें हिप्नोटाइज किया और उसके बाद वो जो व्यक्ति था छोटा सा, उसको लिटा दिया 2 चेयर के बीच में और नीचे से कोई सपोर्ट नहीं था। दुबला पतला व्यक्ति अनीस जैसे 2 चेयर के बीच में लिटाया और उसके ऊपर पब्लिक में से 100 किलो के व्यक्ति को बुलाया और बीच में खड़ा कर दिया। और वो आदमी स्ट्रेट था, उसका वर्टिब्रल कॉलम भी स्ट्रेट था और उसका इतना सा भी कुछ पीठ झुकी नहीं। तो उन्होंने बताया कि दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, जो सोनल ने एम्फसाइज किया। और एक और बताऊंगी कि जो डिजीज भी होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, वो भी माइंड से गवर्नड होती हैं, जो सोनल हाथी के बारे में बता रही थी। तो एक लेडी थी हु वाज एलर्जिक टू रोजेस और उसको हर जगह जब भी रोजेस होते थे और उसको छींके आने लगती थी और उसके बॉडी में रैशेस हो जाते थे। तो एक बार वो कहीं चीफ गेस्ट थी और वहां पे रोजेस पड़े हुए थे, तो जैसे ही उसने रोजेस देखे तो उसने कहा काइंडली रिमूव देम, क्योंकि उसको रैशेस आ गए थे बॉडी में, उसको छींकना चालू हो गई थी। तो वो ऑर्गेनाइजर ने बोला कि दीज आर पेपर रोजेस। तो उसको फिर 10 मिनट लगे और उसके पूरे डिजीज से रैशेस भी चले गए, छींकना भी बंद हो गया। एक और यूएस का रिसर्च है माइंड बॉडी पे कि 2 लेडीज जिनको घुटनों में तकलीफ थी तो दोनों का ऑपरेशन किया, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। एक लेडी का पूरा खोला, पूरा जो वो अंदर स्टील की बॉल डालते हैं वो पूरा सर्जरी किया, और दूसरी लेडी को खोला, अब वो तो एनेस्थीसिया दिया होता है और कुछ किया नहीं और वापस बंद कर दिया, और दोनों को 6 मंथ्स तक ऑब्जर्व किया। तो दोनों को एक सा हीलिंग था। बताओ क्यों सोनल? बताओ क्यों? एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, मैं क्वेश्चंस देख रही थी। 2 लेडीज का जिनको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होना था, यूएस में उन्होंने रिसर्च किया। दोनों को ओटी में ले गए, दोनों का सर्जरी किया। एक का खोला, फुल सर्जरी करी, जो बॉल डालते हैं स्टील की, और वो पूरा सर्जरी किया, और दूसरे का सिर्फ फेक सर्जरी किया, घुटना खोला और वापस बंद कर दिया। भाभी प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, तो 6 महीने तक उसको ऑब्जर्व किया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रुथ और क्रिएशन के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता, तो उस लेडी को लगा कि मेरी सर्जरी हुई, मैं तो ठीक हो गई, और वो सोच से ठीक हो गई। प्लेसिबो इफेक्ट ऑफ द माइंड। और एक और बताऊंगी कि 3 व्यक्ति को उन्होंने अलग अलग रूम में रखा, अच्छे हेल्दी पर्सन्स को अलग अलग रूम में रखा, बोला कि तुमको अस्थमा है, तुमको ये दवाई खाना है 6 महीने। एक को बोला तुमको हार्ट डिजीज है, तुमको 6 महीने तक ये खानी है, आइसोड्रेल और ये डेली स्प्रिन। और तीसरे को रखा कि तुमको बीपी है तो तुमको ये हाई बीपी की गोली खानी। एंड आफ्टर 6 मंथ्स जब उनके टेस्ट करे गए तो बताओ क्या आया सोनल उसमें? तीनों को 3 अलग अलग दवा दी। हाँ, और उनसे कहा, वो हेल्दी पर्सन थे, और उनको कहा कि तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हें बीमार पड़ गए। हाँ, हाइपोकॉन्ड्रिया माइंड से बीमार हो गए, उनको लगा बीमार हो गए हैं इसलिए दवा दी जा रही है, और सब बीमार पड़ गए। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसको पॉजिटिव वे में, थैंक्स भाभी, आपने इतना अच्छा 2 एग्जांपल दिया। आई जस्ट लाइक टू एम्फसाइज माय पॉइंट वंस अगेन कि हम जब अपने माइंड को पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो पॉजिटिवली बिहेव करता है, नेगेटिव इनपुट देते हैं तो नेगेटिव बिहेव करता है। तो चॉइस इज टोटली इन आवर हैंड्स। हम 100% अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं।
कैसे यूज करना है वो आपके हाथ में है। लिमिटिंग बिलीफ के साथ यूज करेंगे कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म और पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज करेंगे। और ये सोनल की पॉजिटिव एनर्जी देख के तो सारी दुनिया को पॉजिटिविटी आ जाती है। सो मतलब मंजू जी आज सुबह ही प्रमाण सागर जी महाराज ने इसी पे प्रवचन दिया था कि आदमी की बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप में बड़ी बीमारी पाल लेता है, और किसी की बड़ी बीमारी होती है और डॉक्टर के पास में जाते हैं तब पता चलता है कि उसके बीमारी है, उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि उसका माइंड उस पे वर्क ही नहीं करता कि मैं बीमार हूँ। तो बिल्कुल सही बात कह रहे। मेरे फादर बताते हैं कितने साल पहले जब हम छोटे थे, वो बोलते कि एक लेडी आई, चल के आई और उसको उन्होंने लिखा टेस्ट करा के आ जाओ। तो जो टेस्ट कराया तो उसमें उन्होंने कहा कि शायद कैंसर हो सकता है। तो वो उसको लिटा के उसके बेटे को उसको तांगे में ले जाना पड़ा। तो मेरे डैडी कहते कि ऐसा हुआ क्या, वो अभी तो चल के आई थी अच्छी खासी, और टेस्ट हुआ तो उसको लिटा के ले जाना पड़ा तांगे में। मेंटल माइंड ने वीक कर दिया। 85% ऑफ आवर डिजीज इज साइकोसोमैटिक, मतलब वो सारी बीमारी हमारे शरीर में नहीं है, मन से शरीर में आई है 85%। सोनल मैं अभी बताना चाहती हूँ मंजू जी, अभी कोरोना जब से आया है तब से बड़ी बीमारियां सब बंद हो गई है। सही में, मतलब किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई कैंसर नहीं, किसी को कोई कुछ बीमारियां नहीं है, सब घर में हेल्थी है, कोई डॉक्टर के पास नहीं। ललिता जी सबकॉन्शियस माइंड उसमें वर्क कर रहा है कि मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया है। एक तो ध्यान डाइवर्ट हो गया है कोरोना की तरफ, नहीं जाना चाह रहा है ना। दूसरा घर में लोग इतने खुश हैं अपने लोगों के बीच में कि बीमारी याद ही शेयर करना चाहते हैं कि जो शाम का आज रात का जो इंटरनेशनल सेशन होता है उसमें डॉक्टर प्रिया और प्रदीप जी आने वाले हैं। तो उसमें उसका लिंक हमने भेज दिया है, तो जरूर से सारे लोग आए, ज्वाइन करें। और कल अनीस का एकदम मेस्मराइजिंग सेशन होने वाला है। जो अनीस की भक्ति है, मतलब आप सोचो कि वो कितने लोगों को वेंटिलेटर से बाहर ले आता है। और अनीस जो हीलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसमें कोई ज्ञान और ये सब का जरूरत नहीं होता, वो लोगों का दर्द समझ सकता। तो कल का जो सेशन है आप देखोगे कि आपका मास हीलिंग होगा जब आप सुनोगे ना अनीस की भक्ति, उसके भक्तांबर के श्लोक, अष्ट प्रातिहार ध्यान और उसका एक इरेजिंग मेडिटेशन जो बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना के वो हीलिंग कराता है बॉडी का। तो हमने इंटरनेशनली भी उसका प्रोग्राम किया था और वो हमारे साथ सबसे पहले जुड़ा था। उसने गायों की रक्षा पे बहुत काम किया है और उसने न्यूज़पेपर निकाला था जिसमें हम लोग भक्तांबर के पूरे श्लोक देते, हर बार एक श्लोक, रिद्धि मंत्र, उसकी कहानी। तो ऐसे हमने उसके 15 से ऊपर से इश्यूज निकाले थे जो 3000 लोगों में जाते थे जैन कम्युनिटी में। तो कल जरूर अनीस का सुनिएगा और भक्तिमय की गंगा में बह जाइएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको अनीस जी की सहजता, सरलता देख के और उनका हीलिंग देख के। तो थैंक यू ललिता जी एंड सोनल जी। एंड शाम को मिलते हैं फिर प्रिया प्रदीप जी के सेशन में रात में। तो 9 बजे से आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, लिंक। थैंक यू मंजू जी। जैसा कि सोनल ने बताया, मुझे आपका ध्यान आया, आप भक्तामर में ही मंजू जी हैं, जहाँ आपके एक एक उसके अंदर में सेल्स में भक्तामर भरा हुआ है। आपको नींद भी आती है, उड़ती भी है, तो घर में रहती भी है, तो लेकिन आप भक्तामर में ही रहती है और ऊपर से सब कुछ काम करती रहती है। आज मेरे मदर इन लॉ का जन्मदिन है, पूरा